अस्सलामुअलैकुम। अगर आप TN स्पेस ZX यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जंपायर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। फिजिक्स 10th क्लास से चैप्टर 15 और लेक्चर 27 है। तो म्यूचुअल इंडक्शन, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है। द phenomenon measure or production of induced current का बनना इन वन कॉइल, एक कॉइल में, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट की तब्दीली से। इन ए नेबरिंग कॉइल, नजदीक रखी हुई कॉइल में, करंट इंड्यूस होता है। अब इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इस सारे सिस्टम के बारे में हम जानना चाहते हैं। और देखिए, ये सपोज ए सिस्टम ऑफ टू कॉइल ए एंड बी। अगर आपके पास एक सिस्टम आपने अरेंज किया है कि इसमें एक कॉइल ए है और एक बी है, प्लेस क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के नजदीक अगर उनको रखा गया है, द कॉइल ए इज कनेक्टेड टू द बैटरी, और ए को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, एंड ए स्विच, और एक स्विच के साथ, वाइल ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द कॉइल बी, और बी के साथ जो है और गैल्वेनोमीटर को आपने जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं ये कॉइल ए जो है, ये है स्विच के साथ, इसे बैटरी से जोड़ दिया गया है, जबकि दूसरी इसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया गया है। ये ए है और ये बी इसके ऊपर जो है यहाँ लिखा हुआ है। We observe that as soon as the switch of the coil A is closed, हम मुशाहदा करते हैं कि as soon as the switch of the coil A is closed, कॉइल A के स्विच को हम क्लोज करते हैं, जो ही the galvanometer shows the momentary deflection, गैल्वेनोमीटर एक लम्हाती डिफ्लेक्शन शो करता है। Similarly, when the switch is open, जब स्विच को ओपन किया जाता है, the galvanometer again shows a deflection, गैल्वेनोमीटर दोबारा डिफ्लेक्शन शो करता है, बट दिस टाइम, लेकिन इस दफा इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द प्रीवियस केस। पिछले केस के हिसाब से ये डायरेक्शन मुखालिफ है, डिफ्लेक्शन जो है मुखालिफ सिमत में होगी। We can explain these observation using Faraday's law of electromagnetic के फ्राइडे के लॉ से हम वजाहत इन मुशाहदात की कर सकते हैं। When the switch of coil A is closed, अब ये पहली बात है, a current again begin to flow in the coil में करंट जो है वो बहना शुरू होता है, ड्यू टू विच, जिसके बायस मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनता है अक्रॉस द कॉइल के इर्द गिर्द। सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ दिस फील्ड, और इसकी फील्ड स्टार्ट पासिंग थ्रू द कॉइल बी, और कुछ कॉइल बी से भी गुजरना शुरू हो जाती हैं। सिंस द करंट इज चेंजिंग, अब करंट चेंज हो रहा है, याद रखें कि अल्टरनेटिंग करंट जो है ये चेंज होता है, और ये उसी के बारे में जो बात कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर आपको चेंज जो है इस करंट को, अगर डीसी करंट हो तो आपको करंट की सिमत जो है वो बार बार चेंज करनी पड़ेगी। द करंट इज चेंजिंग इन द कॉइल ए में करंट जो है वो चेंज होता है। ये करंट इसको दिया गया है, एक कॉइल को,
Hence, the number of magnetic lines of force across the coil भी also changes, और उसमें भी number of magnetic lines of force P में भी तब्दील होती हैं, due to which a current is induced, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है in the coil B में in accordance with the Faraday's law के मुताबिक. When current in the coil A becomes steady, जब कॉइल A में करंट स्टेडी हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है और मुकम्मल हो जाता है, करंट जो है वो मुकम्मल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाता है. Number of magnetic lines of force across the coil A also become constant. और magnetic lines of force coil A के इर्द गिर्द भी मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर लेती हैं, मुस्तकिल हो जाती हैं, यानी अब ना तो बढ़ रही हैं और ना ही कम हो रही हैं. Therefore, there is no more change. और जिसका ये मतलब है जी, इसलिए कोई मजीद तब्दीली नहीं आती इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद में. अब थ्रू द कॉइल बी और बी में कोई तब्दीली जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की नहीं आती, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो उनकी तादाद तब्दील नहीं होती, ड्यू टू विच इंड्यूस करंट इन कॉइल बी reduced to zero और करंट बी कॉइल में जीरो हो जाता है. Similarly, when the switch of the coil A is open, जब आप स्विच को ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं और करंट नहीं गुजरता, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट स्टॉप्स, और करंट बहना बंद हो जाता है, एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, और उसका मैग्नेटिक फील्ड रीचेस टू जीरो, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो पोजीशन पर पहुंचता है. द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद थ्रू द कॉइल बी डिक्रीजेस, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद कॉइल बी से डिक्रीज होती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं, टू जीरो, और जीरो पोजीशन इख्तियार करने तक, ड्यू टू विच करंट इज अगेन इंड्यूस्ड, और दोबारा करंट जो है वो इंड्यूस होता है इन इट, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये मुखालिफ सिमत में होगा टू दैट इन द प्रीवियस केस, जैसा कि पहले केस में है. अब हम पढ़ेंगे, ये म्यूचुअल इंडक्शन के तहत आता है ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं. देखिए, ये ट्रांसफार्मर जो है वो क्या चीज है और उसके थोड़े से हकायक हम बयान करते हैं. द ट्रांसफार्मर इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन की ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. Transformer are used to increase or decrease the AC voltage. Transformer सिर्फ AC voltage को decrease या increase करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. Usage of transformers is common. Transformer का इस्तेमाल अब आम है. Because they change the voltage, क्योंकि वो voltage को तब्दील करते हैं with relative little loss of energy, बहुत कम एनर्जी के लॉस के साथ. इनफैक्ट हकीकत में मैनी ऑफ द डिवाइसेस, बहुत से डिवाइसेस इन आवर होम, हमारे घरों में, सच एज द गेम सिस्टम, प्रिंटर्स एंड स्टीरियोज यूज द ट्रांसफार्मर फॉर देयर वर्किंग. यानी घरों के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर उन पर निगाह दौड़ाई जाए तो बहुत से ऐसे हैं जो गेम सिस्टम, जैसे कि गेम सिस्टम है या प्रिंटर है या स्टीरियोस हैं, ये
ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर वर्किंग, अपने काम के लिए ट्रांसफार्मर जरूरी है इसमें। द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का काम करने का तरीकेकार क्या है, लेकिन उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। ट्रांसफार्मर हैज द टू कॉइल्स, और इसमें दो कॉइल्स हैं। ये देखिए आप, ये कॉइल है और दूसरी ये कॉइल है, और ये ट्रांसफार्मर है। और इसको मुकम्मल तौर पर देखिए ये किस तरीके से है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, और इनके दरमियान जो है वो इंसुलेशन मौजूद है। बट वॉन्ट अराउंड द सेम आयरन कोर, और लेकिन इनको एक ही आयरन कोर के दरमियान जो है ये वॉन्ट किया गया है। तो आयरन कोर इज दिस इज द आयरन कोर, जिसके अंदर जो है वो इसको इनको वायर जो है वो वाउंड करके तो कॉइल बनाई गई है। वन कॉइल इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल, एक उनमें से कॉइल जो है वो प्राइमरी कहलाती है। द अदर कॉइल इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल, और दूसरी सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एनपी एंड एनएस। एनपी जो है ये प्राइमरी कॉइल के टर्न्स हैं, और सेकेंडरी कॉइल के टर्न को एनएस से नोट किया जाता है। व्हेन द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज, जब एसी वोल्टेज के साथ प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट कर दिया जाता है, द चेंजिंग करंट एसी करंट जो होता है वो चेंजिंग करंट होता है, क्रिएट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये तब्दील होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है, विच इज कैरिड थ्रू द कोर, जो कोर आयरन कोर जो है वो उसको उठा लेती है टू द सेकेंडरी कॉइल, और ले जाती है उठाकर सेकेंडरी कॉइल की जानब। In the secondary coil, the changing field induces an alternating EMF. सेकेंडरी कॉइल में, इन द सेकेंडरी कॉइल द चेंजिंग फील्ड, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं तो इंड्यूस करती हैं एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस करती हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है कॉल्ड द सेकेंडरी voltage Vs is proportional to the primary voltage Vp, और प्राइमरी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू। अब आप प्रोपोर्शनल को लिखने के लिए Vs और Vp ये प्रोपोर्शनल है, और यहाँ बहुत क्लियर ये लिखा हुआ है इस फिक्रे को, सेकेंडरी वोल्टेज Vs is proportional to the primary voltage, तो 2 के बाद वाला जो है वो नीचे लिखा जाता है। The secondary voltage also depends on the ratio of number of turn on the secondary coil to the number of turn on the primary coil, और ये प्राइमरी कॉइल के नंबर, तो वो NS ओवर NP जो है ये लिखा जाएगा। तो इस 2 का खास तौर पर ख्याल रखिएगा कि किसको किसके नीचे जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे ये आ जाता है एज शोन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बन जाती है, Vs ओवर Vp इज इक्वल टू NS ओवर NP जो है ये हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल में, इक्वेशन की फॉर्म में सामने आ जाता है, और इससे हम प्राइमरी वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज है दी गई है इनमें से, या यानी ये 4 रकमें हैं, और 4 में से अगर 3 दी गई हो तो चौथे को मालूम किया जा सकता है। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज, अगर सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो लार्जर देन द प्राइमरी, प्राइमरी से लार्ज हो,
तो ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर देन द प्राइमरी वोल्टेज, अगर ये सेकेंडरी जो है वो स्मॉलर होगी प्राइमरी से, दिस ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों पॉइंट जो है आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर्स की टाइप क्या है। तो उनको लिखने के लिए आप ये दोनों के नाम जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर लिख सकते हैं, बड़े आसानी के साथ जो है लिखे जा सकते हैं। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर, द इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड टू द सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द पावर सप्लाइड बाय द प्राइमरी सर्किट। तो यहाँ पे जो पावर प्राइमरी को दी जाती है सेकेंडरी में भी वही डिलीवर होती है, यानी इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर टू द सेकेंडरी सर्किट, जो सेकेंडरी सर्किट में पावर आती है वो इक्वल टू द पावर ऑफ द प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट की भी पावर उतनी होती है। देखिए यहाँ पे उसने ये दिया है स्टेप अप, तो स्टेप अप में 1000 वाट जो है वो प्राइमरी कॉइल को दी गई है ये पावर 1000, तो यहाँ पे सेकेंडरी में भी 1000 वाट ही होगी। तो ये आइडियल के लिए ये बात लाजमी है। देखिए अब 100 वोल्टेज प्राइमरी ये दिए गए हैं और एम्पेयर इसके 10 एम्पेयर है, तो इस सूरत में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वी आई इज इक्वल टू पावर होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई है, तो इन दोनों को ज़रब दे तो ये 1000 वाट बनता है। और दूसरी जानब जो है 400 वोल्ट जो है आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मिलते हैं 400, और ये 2.5 एम्पेयर जो है वो बन जाते हैं। और जिस तरह 400 को 2.5 एम्पेयर को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वाट जो है वो बन जाते हैं। इन द सेम वे हियर द 1000 वोल्ट है और 2 एम्पियर है, और इस तरह 2000 वाट ये प्राइमरी को दिए गए हैं। और इस सूरत में स्टेप डाउन की सूरत में आप इसको देख सकते हैं कि ये 200 वोल्ट में तब्दील हुआ है, 10 एम्पियर में तब्दील हो गया, और 200 वोल्ट और 10 एम्पियर को मल्टीप्लाई करें तो 2000 पावर जो है ये बन जाती है, वाट इतने पावर बन जाती है। तो इस बात को बखूबी आपने समझना। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर, जो इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर होती है टू द सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द पावर सप्लाइड टू द प्राइमरी सर्किट, और प्राइमरी सर्किट को जो पावर सप्लाई हो जाती है उसके बराबर है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसेपिएट नो पावर इटसेल्फ, और ये आइडियल ट्रांसफार्मर जो है ये डिसेपिएट इस पावर को नहीं करता, ये बजाते खुद इसको डिसेपिएट नहीं करता, इसको इस्तेमाल नहीं करता, और इसको हीट में तब्दील नहीं करता, इसको लाइट में किसी और एनर्जी में तब्दील नहीं करता। एंड फॉर सच ट्रांसफार्मर वी कैन राइट, अब हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर के बराबर है, जबकि पावर जो है V इंटू आई है, और ये वोल्टेज इंटू करंट जो है ये लिया जाता है। तो वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस एंड आई एस के बराबर जो है ये वोल्टेज होगी। तो ये इस फार्मूले के तहत कुछ सवाल भी हल किए जा सकते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, अब इसके बाद जो सप्लाई जो की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद जो है, इलेक्ट्रिक पावर इज यूजुअली जनरेटेड at the place which are far from the places where it is consumed। तो इलेक्ट्रिक पावर जहाँ पे कंज्यूम होती है उससे बहुत दूर इलाके में ये जनरेट की जाती है, यानी दूसरे लफ्जों में ये है कि जनरेट करने के बाद दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई जाती है। द पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, और ये एक बहुत लंबे फासले तय करने
तय किया जाता है इस पावर को। तो हाई वोल्टेज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम हाई वोल्टेज में तब्दील कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ ए हीट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ताकि उसमें हीट में तब्दील होकर एनर्जी लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अब हीट लॉस जो है वो कैसे सामने आता है जी, आप वोल्टेज को बढ़ा दे देंगे और आपका एनर्जी लॉस जो है वो कम हो जाएगा। तो ये है वो बात, as heat dissipate in the transmission of cable of resistance R is I square RT, और ये जो लॉ के तहत जो है जब करंट उसमें से गुजरता है, करंट अगर मिनिमम गुजरेगा तो डिसिपिएशन जो है वो इन इनटू हीट जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए ट्रांसमिशन में हमें ये सहूलत हासिल है कि लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो लॉस ना होने के बराबर जो है वो, हेंस बाय रिड्यूसिंग द करंट, करंट को रिड्यूस कर दिया जाता है थ्रू द केबल पावर लॉस। केबल पावर लॉस के लिए हम करंट को रिड्यूस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपिएशन के कैन आल्सो बी रिड्यूस, और इससे हीट डिसिपिएशन भी कम हो जाती है। सो द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज स्टेप्ड अप, और इससे अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो प्रोड्यूस की जनरेट की जाती है उसे स्टेप्ड अप कर दिया जाता है एट द जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर ही उसको जहाँ से जनरेट किया जाता है वहीं पर इसको स्टेप्ड अप किया जाता है। इट इज देन ट्रांसमिटेड टू द मेन सब स्टेशन, और फिर उसको मेन सब स्टेशन की तरफ जो है रवाना कर दिया जाता है, और दिस वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन, और फिर वहां उसको स्टेप डाउन किया जाता है एंड इज ट्रांसमिटेड टू द स्विचिंग ट्रांसफार्मर स्टेशन, और फिर उसको स्विचिंग ट्रांसफार्मर स्टेशन की तरफ भेज दिया जाता है, यानी उसको सिटी सब स्टेशन की तरफ भेज दिया जाता है एट द सिटी सब स्टेशन, और इट इज फर्दर स्टेप डाउन, और फिर वहां पे मजीद इसको स्टेप डाउन किया जाता है टू द 220 वोल्टेज और 220 वोल्ट में एंड सप्लाई टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर्स को दिया जाता है। The schematic diagram of a high voltage transmission is shown in the fig। अब ये फिग में दिया है कि ये आपके बॉयलर है और ये टरबाइन है और ये जनरेटर है। जनरेटर है तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई है वो आपने 11 केवी जो है वो प्रोड्यूस की है। आप उसने ग्रिड सब स्टेशन को जब पहुंच गई है तो आपने उसको स्टेप अप करने के बाद 132 किलो वोल्ट जो है वो उसको बना दिया है, और उसके बाद आपने इसको मेन सब स्टेशन पर पहुंचा दिया गया और वहां से उसको 33 केवी में बदल दिया गया, और फिर उसके बाद 33 केवी को 11 केवी में तब्दील करने के बाद सिटी कंज्यूमर स्टेशन में पर भेज दिया गया, और वहां से 220 वोल्टेज जो है वो सिटी सब स्टेशन से जो कंज्यूमर्स को सप्लाई किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्ले एन एसेंशियल पार्ट इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसफार्मर जो है ये अहम हिस्सा है, अहम रोल अदा करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रांसफार्मर वर्क ओनली विद द एसी, और ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पर काम करते हैं, और दिस इज वन रीजन, और ये एक वजह है व्हाई द मेन पावर इज सप्लाइड एज एन अल्टरनेटिंग करंट। तो मेन सप्लाई जो आपको तक पहुंचती है वो अल्टरनेटिंग करंट की पहुंचती है। इसके एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये एप्लीकेशन तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन द मैनी डिवाइसेस, और बहुत से डिवाइसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है लाइक रिले, इलेक्ट्रिक बेल वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट आयरन कैन इजीली बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड।
देखिए सॉफ्ट आयरन जो है उसको आप बड़ी आसानी के साथ मैग्नेटाइज कर लेते हैं और डी मैग्नेटाइज कर लेते हैं। तो सॉफ्ट आयरन जो है ये प्योर आयरन होता है। अस्सलाम वालेकुम।